नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, जैसे कि आज वापस हम इस वीडियो में देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के सिलेक्शन आधारित महत्वपूर्ण एक पंक्ति वाले प्रश्न। जैसा कि हमने एक वीडियो पहले इस पर अपलोड कर चुके हैं इससे संबंधित, जिसमें 1 से 15 प्रश्न थे। और वो प्रश्न ये ऐसे प्रश्न हैं मित्रों जिनसे आपके कुछ प्रश्नों से, है ना, पूरे 15 नहीं कह सकता मैं, कुछ प्रश्न होंगे उनमें से आपका सिलेक्शन तय होगा, है ना। तो देखते हैं इसी क्रम में ये दूसरा वीडियो, इसमें भी 1 से 15 है। पहले पे चलते हैं मित्रों। पहला है, बड़ा कर लेते हैं। पहला क्या है कथन, देखिए पहला प्रश्न है निगमन प्रणाली का आधार है। पहला प्रश्न है मित्रों, जो निगमन प्रणाली है ना, निगमन प्रणाली, निगमन पद्धति, निगमन विधि एक ही चीज़ है। इसका आधार क्या है? तो मित्रों इसका आधार है, याद रखना, दर्शन शास्त्र। निगमन प्रणाली का आधार क्या है मित्रों? दर्शन शास्त्र। तो देखिए ये कितनों को पता है, बहुत कम को पता। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों ना। ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न सिलेक्शन तैयार करेंगे। जैसे मैं इस वीडियो में 1 से 15 बताऊंगा मित्रों, तो उनमें से 15 नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 3 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना, बुक में कहीं नहीं मिलेंगे। और ये प्रश्न बिल्कुल सिलेक्शन आधारित होंगे। निगमन प्रणाली का आधार दर्शन शास्त्र मित्रों। क्या है? दर्शन शास्त्र आधारित। यानी कि अब देखो निगमन प्रणाली के बारे में देख लेते हैं मित्रों। आपको बता दूं ये दोषपूर्ण पद्धति या अमनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। दोषपूर्ण या अमनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। इसमें क्या होता है, इसमें शुरुआत में नियम दिए रखे हैं, ठीक है। फिर उन नियमों के आधार पर उदाहरण बनाए जाते हैं छात्रों द्वारा। तो शुरुआत में नियम दे रखे हैं, यानी कि इसमें नियम, या कह सकता उन नियमों को सिद्धांत कहते हैं मित्रों। नियम को सिद्धांत कहते हैं या तर्क कह जाते हैं ना, या तथ्य कहते हैं। उन सभी को आधार पर फिर उदाहरण पढ़ते हैं। तो इस प्रकार शुरुआत में नियम सिद्धांत आते हैं जो किसका संकेत है? ये रटने का भाव देते हैं, ये रटने की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करती है। इसलिए ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है मित्रों, याद रखना, निगमन प्रणाली, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर काम ले जाती है। और ये किस शिक्षण की है? ये है मित्रों व्याकरण शिक्षण की विधि, आपको पता है वो तो, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न देखते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा है परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने की यह उत्तम तकनीक है जिसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है और गुणात्मक वृद्धि होती है। यह परिभाषा किस शिक्षण पद्धति के संबंध में है? और इसका उत्तर है मित्रों दल शिक्षण विधि। देखते हैं इसके बारे में। देखिए, परंपरागत कक्षा शिक्षण को बदलने के लिए, यानी कि दल शिक्षण विधि है वो परंपरागत नहीं है बल्कि ये नवीन विधि है। पहली बात तो ये कैसे कि भाई जो परंपरागत कक्षा शिक्षण चल रहा था ना, उसको बदलने की एक उत्तम तकनीक है। बदल दिया यानी कि नवीन है। इसमें शिक्षक का एकाकीपन दूर होता है, यानी शिक्षक अकेला नहीं रह पाता। दल शिक्षण में क्या होते हैं? दल शिक्षण में शिक्षकों के बिल्कुल दल बनते हैं, यानी कि शिक्षक इसमें 2 या 2 से अधिक रहते हैं। 2 या 2 से अधिक, या कहीं पे 1 या 1 से अधिक आते हैं, वो भी सही है। यानी कि इसमें संख्या पूछे तो 1 या 1 से अधिक आपको सामान्य जानकारी रखनी है। 2 या 2 से अधिक ये तो आता ही है, ठीक है। तो शिक्षक अकेला नहीं रह पाता, इसमें दल हो जाता है, ठीक है। और गुणात्मक वृद्धि होगी, गुणों में तो 1 से ज़्यादा अध्यापक पढ़ाएंगे। शिक्षकों का दल 2 से अधिक होगा, लेकिन जो शिक्षण जिस विषय वस्तु को पढ़ाएंगे, ठीक है, वो विषय वस्तु एक ही होगी। इसमें अलग अलग दल बनाए जाएंगे, है ना। दल बनाने पे ऐसा नहीं है कि ये कोई सा टॉपिक पढ़ा रहा है, ये दल कौन सा टॉपिक, नहीं। टॉपिक सारा एक होगा, वो विषय वस्तु का टॉपिक एक होगा, लेकिन दल शिक्षण विधियों में ये शिक्षकों के जो दल बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे, ठीक है। इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अगर पूछे दल शिक्षण विधि का, तो हुआ था यूएसए में। कहाँ पे हुआ मित्रों? यूएसए में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों। कथन 3 देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है मित्रों, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? एक समान उच्चारित होने वाले शब्द है किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? तो मित्रों उत्तर हो जाएगा ध्वनि साम्य विधि। एक समान उच्चारित होने वाले, जैसे मैं बता दूं, कर्म, गर्म, नर्म, सर्म ना, ये शब्द कर्म, गर्म, नर्म, सर्म। या जैसे कि बोल दो आपको जाल, बाल, चाल,
दाल, है ना, इसी प्रकार नाना, चाचा, पापा। एक समान ध्वनि आ रही सभी में, तो एक समान जो उच्चारण करते हैं उन शब्दों का, ये शब्द एक साथ सिखाए जाएंगे, उस विधि का नाम है ध्वनि साम्य विधि। और पूछे ध्वनि साम्य विधि किस कौशल से संबंधित है? श्रवण कौशल से, वाचन कौशल से, लेखन कौशल से, ना किससे है? तो मित्रों आपको बता दूं, ये वाचन या पठन कौशल से है ना, कि पढ़ने की विधि है, वाचन या पठन से। इनको हम पढ़ते ही तो है ना, उच्चारित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। प्रश्न संख्या 4 है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत अधिक महत्व होता है। भाषा जब सीखते हैं उसमें शब्दकोश का बहुत अधिक महत्व होता है। शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? अब यहाँ पे तो सीधा उत्तर बताएगा, 3 ऑप्शन और कौन से वो भी बताऊंगा मैं मित्रों। सबसे कम, देखिए शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी किस लिए काम में ली जाती है भाषा सीखने में ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बता दूं कि जो भाषा सीखने में शब्दकोश है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। अब सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है शब्दकोश का, ये पूछा। तो अक्षर या वर्णों का क्रम बनाना या क्रम बनना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो महत्वपूर्ण क्या है? अब देखिए शब्दकोश का उपयोग क्यों करते हैं। एक तो शब्दों की शुद्ध वर्तनी जानने के लिए, कि शब्द को किस प्रकार लिखा जाता है, अशुद्ध नहीं शुद्ध वर्तनी जानने के लिए ना। एक तो ये इसका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना। यहाँ तो सबसे कम पूछा है तो ये आ गया इसका उत्तर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अक्षर या वर्णों क्रम बनना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। शुद्ध वर्तनी जानना होगा। एक होगा, वहाँ से हम नवीन शब्द भी सीखते ना, तो नवीन शब्द जानना। ठीक है, यानी कि शब्द भंडार में वृद्धि करना, ये भी इसका उद्देश्य हो जाता है। शुद्ध वर्तनी भी हो जाएगी। और तीसरा हो जाएगा शब्दों के अर्थ, शब्दों के समानार्थी अर्थ, पर्याय शब्द, ये भी जानने के लिए, यानी कि अर्थ या समानार्थी शब्द जानने के लिए भी इसका शब्दकोश का उपयोग होता है मित्रों, है ना। तो ये याद रखना, ये उद्देश्य है। कौन सा सबसे कम है? तो अक्षरों या वर्णों का क्रम बनना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं प्रश्न 5 पे। श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? अच्छा प्रश्न है। श्रुतलेख विधि, नाम भी दे रखा है श्रुतलेख, यानी कि श्रुत यानी कि सुनना, और लेख यानी कि लिखना, यानी कि तो श्रवण और एक लेखन, इन दो कौशलों का विकास श्रुतलेख से अधिक होता है। श्रुतलेख क्या होता है? जिसमें शिक्षक क्या करता है, शिक्षक किसी भी विषय वस्तु का उच्चारण करता है, किसी भी विषय वस्तु को बोलता है। पूछें कि इसमें श्रुतलेख में कितनी बार बोलता है शिक्षक? 3 बार बोलता है। 3 बार क्यों? पहली बार बोलेगा जिसे छात्र क्या करेंगे, अच्छी तरह सुनेंगे। दूसरी बार जब शिक्षक बोलेगा तो छात्र लिखेंगे। और तीसरी बार शिक्षक बोलेगा तो छात्र तुरंत ही क्या कर देंगे, जल्दी जल्दी में उसमें देख लेंगे कोई शब्द छूटा है कि नहीं छूटा है ना, स्वगति से मूल्यांकन भी कर देंगे। इसलिए शिक्षक 3 बार बोलता है इस विधि में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध वर्तनी सीखना, शुद्ध वर्तनी सीखना, शुद्ध वर्तनी जानना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें बालक सुनता है फिर लिखता है ना, श्रवण और लेखन, इन दोनों कौशलों का विकास अधिक होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? उत्तर क्या है यहाँ? कक्षा 3 से। यहाँ प्रश्न को देखो, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? कक्षा 3 से। अगर पूछ ले कि सामान्यतः, ये सामान्य प्रश्न है यार, ठीक है, ये सामान्य है, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? कक्षा 3 से हो जाएगा। पूछ ले कि प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन कब शुरू किया जाए? कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5। कक्षा 3 ही आएगा। प्राथमिक में भी 3 आएगा। एक तो सामान्य पूछ ले, जैसे ये प्रश्न पूछा है। दूसरा पूछे प्राथमिक पे, तो भी कक्षा 3 से आएगा। एक पूछ ले गहन अध्ययनिष्ठ मौन वाचन। देखो कुल 4 बता रहा हूँ आपको, प्रश्न याद रखना, इन्हीं से कंफ्यूजन मत होना। गहन अध्ययनिष्ठ पूछे, क्या बताओगे? कक्षा 6। गहन अध्ययनिष्ठ वहाँ होता है। अगर पूछे कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मौन वाचन कब से शुरू करें, तो कक्षा 6। 4 प्रश्न हो गए। मौन वाचन कब शुरू करें? कक्षा 3 से, यानी सामान्य मौन वाचन। भले ही इसमें भी कक्षा 3 वाले में भी भले ही कक्षा 6 दे रखा है, मौन वाचन कब शुरू करें? कक्षा 3 से। प्राथमिक में पूछे कक्षा 3 से, गहन अध्ययनिष्ठ पूछे कक्षा 6 से, उच्च प्राथमिक स्तर पूछे कक्षा 6 से। 4 प्रश्न तैयार हुए और वेरी इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है, अब इसके बारे में कोई भी आपसे बहस करेगा नहीं कक्षा 2 सही होगा। बुकों में आ रखा है कक्षा 4 भी आ रखा, 3 भी आ रखा, 2 भी आ रखा और एक 6 तो आ ही रखा है ना। इनको भ्रमित मत होना, कक्षा 3 और 3 दूना 6, बस यही याद रखो। ठीक है, चलते हैं आगे 7वें प्रश्न पे। 7वां,
भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं हिंदी की, संस्कृत पढ़ रहे हैं, इन पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखने जाने चाहिए जो क्या होते हैं, जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। क्यों? देखो, जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है ना, वो भाषा शिक्षण में सहायक होती है। क्यों? क्योंकि ये सैद्धांतिक ज्ञान दे रखी है। अगर ये सहायक नहीं होती भाषा शिक्षण में तो ये क्यों चलती भाई, क्यों इनका खर्चा उठाती सरकार, है ना? तो ये सहायक है। इनमें ऐसे पाठ रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हो, ठीक है, यानी कि जो बच्चों के जीवन से संबंधित हो, जो बच्चों के जीवन से संबंधित हो, जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए, जो व्यावहारिक हो। सारे ऑप्शन आ जाए कर देना। अगर बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए ऑप्शन में दिख गया कर देना। जीवन से संबंधित सही है, व्यावहारिक हो सही है, यानी कि जो भविष्य में काम आए और दैनिक जीवन में काम आए सही है। ऐसे पाठ भाषा की पाठ्य पुस्तक में होने चाहिए। आगे चलते हैं प्रश्न 8 पे। प्रश्न 8 है, एपिडाइस्कोप किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? एपिडाइस्कोप किस प्रकार की शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? तो उत्तर आ जाएगा दृश्य शिक्षण सामग्री। कंफ्यूज मत होना, श्रव्य नहीं है, श्रव्य दृश्य भी नहीं है, यह है दृश्य। और यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एपिडाइस्कोप पढ़ा होगा आपने। दृश्य क्यों है? क्योंकि जो भी छोटी छोटी आकृतियाँ होती है, जैसे ये छोटी है, ये छोटी आकृति है, इनको जूम करने के लिए, इनको बड़ा दिखलाने के लिए, इनको बड़ा दिखलाने के लिए, छोटी आकृतियों को बड़ा दिखाने के लिए एपिडाइस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसका दूसरा नाम है चित्र विस्तारक यंत्र। एपिडाइस्कोप कह सकते हैं, चित्र विस्तारक यंत्र कह सकते हैं। छोटी आकृतियों को बड़ा दिखाने के लिए एपिडाइस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, पूछे कि कहाँ पे किया जाता, तो जैसे ऑप्शन आ जाएगा छाया वाले स्थान पे, धूप वाले स्थान पे, अंधेरे कमरे में, कहाँ पे? तो याद रखना अंधेरे कमरे में, क्योंकि अंधेरे कमरे में वही है, आकृतियाँ साफ दिखेगी नहीं, तो उनको बड़ा करके दिखाना एपिडाइस्कोप, ठीक है। ऐसा प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। एक छात्र ने पूछा कि कौन सी जगह, तो अंधेरे कमरे में, ठीक है, ये याद रखना एपिडाइस्कोप। कहीं पे ऑप्शन में दिख जाए ऐसा प्रश्न, छाया वाले स्थान, धूप वाला स्थान, अंधेरा कमरा आना, तो अंधेरे कमरे में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ला रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, देखना जरूर। प्रश्न 9 पे चलते हैं। समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है, ये कथन किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट कथन है कि समाज में आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आप शिक्षकों का, अध्यापकों का स्थान एक तो सशक्त है और एक महत्वपूर्ण है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जिसकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है? ठीक है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। आगे चलते हैं प्रश्न 10 पे। इनमें मित्रों विश्वास करिए कुछ प्रश्न सेकंड ग्रेड तक के भी शामिल किए गए हैं। आप कहते हो ना लेवल हार्ड करो, अब उससे ऊपर तो आएंगे नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न 10, गृह कार्य संशोधन की विधियां हैं। ये प्रश्न भी ऑप्शन में आ जाए वहाँ पे, तो ध्यान देना ना। 3 विधियां बताई गई, गृह कार्य में संशोधन 3 प्रकार से करा जाता है। दूसरे दिन जब चेक करेगा शिक्षक तो बिल्कुल संशोधन करेगा, ये तो है ही, ठीक है, सही है। इसके अलावा परस्पर छात्रों द्वारा संशोधन, कभी आपने देखा होगा, आप खुद पढ़े हो, है ना, मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे तो पता है, आपको पता होना चाहिए ना। आप कभी कभार कहते हो ना कि गृह कार्य जैसे चेक करवाने का अगला पीरियड आएगा, तो आप क्या करते हो, जल्दबाजी में या प्रार्थना से पहले बैठ के क्या कर लेते हो, अरे यार तेरा गृह कार्य बता, वो उत्तर सही क्या, वो सही है ना। यानी आपस में छात्र भी क्या कर लेते हैं, संशोधन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं। संशोधन मतलब सही सुधार करना, या कह सकता हूँ मैं परिवर्तन करना, ठीक है, ये होते हैं। और स्वयं छात्रों द्वारा संशोधन भी किया जाता है, ये सभी होती है। स्वयं छात्र खुद का खुद कर ले वो भी, परस्पर करे वो भी, और शिक्षक तो करता है। ये गृह कार्य में संशोधन की विधियां है मित्रों, याद रखना। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पे। प्रश्न 11वां है, भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य। लेकिन श्रुत लेख अभ्यास विधि अभी हमने पढ़ी, इसका प्रश्न एक श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। तो इसके 2-3 उद्देश्य जो मैंने बताए पहले भी। सबसे मूल उद्देश्य इसका वर्तनी दोष दूर करना। शिक्षक बोलता है, उसी विषय वस्तु को
सुनकर छात्र लिखते हैं तो इससे क्या होता है, उनमें वर्तनी दोष दूर होती है ना। जैसे उसने बोला महात्मा, तो उसे इसी प्रकार लिखा जाएगा महात्मा, न कि महात्मा। तो यह वर्तनी दोष उससे दूर होता है। शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास, यह शुद्ध लेखन वर्तनी दोष एक ही चीज़ है। वर्तनी का मतलब क्या है, वर्तनी का मतलब होता है शुद्ध लेखन में दोष है ना, दोष दूर करना, और यही चीज़ ये आ रखा है, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना तथा नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना। जैसे बच्चे ने गलत लिख दिया, महात्मा को ऐसा कर दिया, महात्मा ऐसा लिख दिया, फिर शिक्षक बताएगा नहीं ऐसे लिखा जाता, तो ये उसके लिए नवीन शब्द हो गया जिसका ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है। श्रुत लेखन से श्रवण और लेखन कौशल दो का विकास होता है, दो कौशलों का। ठीक है, श्रुत लेख विधि से। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 12वां। 12वां क्या है प्रश्न, देखिए मित्रों, 12वां प्रश्न है इकाई वातावरण। जो इकाई है वो है ना, वो वातावरण संगठित विज्ञान की, कला की या आचरण का व्यापक और महत्वपूर्ण अंग बताया गया है, जिसे सीखने से व्यक्तित्व में, बालकों के व्यक्तित्व सामंजस्य होता है ना। इकाई विधि की यह परिभाषा किसने दी, ये दी मॉरिसन ने, डॉक्टर मॉरिसन ने। इनको मॉरिसन है, इनको इकाई विधि का प्रवर्तक माना जाता है। इकाई विधि का प्रवर्तक कौन है पूछे, डॉक्टर मॉरिसन। आगे ऐसा प्रश्न आएगा इसी से संबंधित इकाई विधि से मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न आएगा जहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूजन होंगे। यहाँ मैंने बताया इकाई विधि का प्रवर्तक मॉरिसन। 1926 में मॉरिसन ने इकाई विधि के 5 पद बताए। कितने बताए, 5 पद। ट्रिक है उन 5 पदों की। ठीक है, उन 5 पदों की ट्रिक है मित्रों। वो 5 पद कौन कौन से हैं, वो 5 पद है पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, तीसरा है आत्मीकरण, चौथा है संगठन, पांचवा है अभिव्यक्ति। तो ट्रिक बनाई है इसने मॉरिसन ने कि पूर्व ज्ञान को प्रस्तुत करके आत्मा के संग अभिव्यक्ति की। याद रख लेना चित्र है, पूर्व ज्ञान का प्रस्तुत करके आत्मा के संग अभिव्यक्ति की, 5 पद याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, चलते हैं 13वें पे। 13वां इसी से रिलेटेड प्रश्न, इकाई विधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, जबकि इकाई विधि का प्रवर्तक इसको माना जाता है। तो याद रखना, आपको पता है इकाई विधि का प्रवर्तक तो मॉरिसन को माना जाता है, सही है, यहाँ पे तो मॉरिसन आएगा। अवधारणा पूछे किसने प्रस्तुत की, तो आप तो यही बताओगे डॉक्टर मॉरिसन, नहीं, अवधारणा है वो हर्बर्ट ने प्रस्तुत की थी। याद रखना, कितना अच्छा प्रश्न, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो भाई। इकाई विधि की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, वहां पे आप मॉरिसन कर दोगे अगर ये ऑप्शन ऐसा प्रश्न नहीं आया तो। इकाई विधि की अवधारणा हर्बर्ट ने प्रस्तुत की, जबकि उसी इकाई विधि का प्रवर्तक मॉरिसन को माना जाता है। मॉरिसन ने 5 पद बताए जिनका ऊपर मैं जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर्बर्ट ने अवधारणा प्रस्तुत की, प्रवर्तक मॉरिसन को माना जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न 14 पर। प्रश्न 14, एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण चक्र की संपूर्ण अवधि होती है 36 मिनट। क्या बताया मित्रों, एनसीईआरटी है जो, इसने संपूर्ण सूक्ष्म शिक्षण चक्र की संपूर्ण अवधि, सूक्ष्म शिक्षण चक्र योजना, तो इसका उत्तर हो जाएगा 36 मिनट। बताइए क्यों, क्योंकि इसमें 6 सोपान होते हैं, सभी को 6-6 मिनट दिया है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 36 मिनट हो जाएगा वैसा। ठीक है, तो पूछे कि सूक्ष्म शिक्षण के सोपान कितने हैं, 6 सोपान है, 6 चरण इसमें ना, 6 पद है, वो सभी 6-6 मिनट हो गए, तो 36 मिनट ये एनसीईआरटी ने बताया। ठीक है, और देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण योजना पर। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि कक्षा का आकार भी छोटा, कक्षा का आकार छोटा मतलब 5 से 10 छात्र रहेंगे इसमें पढ़ने वाले। कक्षा का आकार छोटा, समय भी छोटा, समय भी कम सूक्ष्म होगा, 5 से 10 मिनट इसमें पढ़ाया जाएगा। छह सोपान कौन से बता दो। पहला तो होता है योजना, यानी कि पाठ योजना बनाना, फिर होता है शिक्षण करवाना, फिर होता है वापस प्रतिपुष्टि या पुनर्बलन मिलता है वो। योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, कितने वे,
3। इन्हीं को वापिस कर लो, योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, हो गए ना 3 और 3 6। सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया DW एलन ने 1960-61 में। DW एलन और उसके साथियों ने, DW एलन 1960-61 में DW एलन ने किया, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधी और कोई भी कुछ भी चीज़ आपको सही से सुनाई नहीं दी, समझ में नहीं आई, बिल्कुल कमेंट करके बेझिझक पूछिए। ठीक है, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं है, निःशुल्क है। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15वां। पाठ के अंत में अभ्यास दे रखे हैं और गतिविधियां दे रखे हैं, तो क्यों देते हैं, उनका उद्देश्य क्या है? तो भाई उनका उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास होगा एक तो, ठीक है, क्रिएटिविटी, रचना होगी। क्यों? क्योंकि बालक इसमें अपने नवीन विचार लिखेंगे। भाषा का विस्तार होगा, भाषा का विस्तार हो जाएगा, शब्द भंडार में वृद्धि होगी, और बालक इससे क्या होगा, अभिव्यक्ति के अवसर भी प्रदान हो जाएंगे। बालकों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये होते हैं पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां दे रखे उनका मुख्य उद्देश्य। तो मित्रों, ये थे आज के हिंदी शिक्षण में जो सिलेक्शन आधारित मैं तो प्रश्न लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो उसके मित्रों देखो, मैं ये व्यूज लाने की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ कि जिसमें सिलेक्शन आधारित लिख दिया, नहीं, क्योंकि आपको भी पता, मेरे को पता, सारे वीडियो देख लेना, मेरे इतने व्यूज़ आएंगे 50 से 70 के बीच, ठीक है, और मैं खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इतने लोग तो कम से कम देख रहे हैं, ठीक है, इतने लोग देख रहे हैं, तो ये जो देख रहे हैं इनको बेनिफिट मिलेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है। व्यूज़ की दृष्टि से अगर लाता तो मैं कुछ ना कुछ और नया करता, ताकि मेरे ना 200 500 या जो भी 1000 में व्यूज़ आए ना, नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जितने व्यूज़ है ये काफ़ी है। अब जिन्होंने नहीं देखा फिर उनको बाद में पश्चाताप होगा। सिलेक्शन आधारित मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न वाकई में सिलेक्शन है। इनमें से आप खुद 15 प्रश्न ये देख लो वीडियो, और अगर इनमें से मैं खुद बता रहा हूँ, पूरे नहीं है, 15 नहीं है सिलेक्शन वाले, 3 से 5 प्रश्न आएंगे एक वीडियो में, 3 से 5, यानी कि एक प्रश्न अगर पड़ गया बहुत भारी पड़ेगा सब पे। क्यों? क्योंकि वो सिलेक्शन वाला प्रश्न है, वो सबको नहीं आता। ठीक है मित्रों, तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, बुरा लगा तो बिल्कुल डिसलाइक भी कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे अन्य भाइयों की भी सहायता हो सके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव भी दीजिए, और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।